गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में अपन पढ़ रहे हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण के बारे में, शक्ति पृथक्करण होता क्या है, शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या है और शक्ति पृथक्करण क्यों आवश्यक है। क्योंकि यह सिद्धांत मुख्य रूप से मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के विषय में बताया है कि शक्ति पृथक्करण राज्य के लिए, राज्य की सरकारों के लिए और देश के लिए क्यों आवश्यक है। इस विषय में जो है तो चर्चा जारी है। ठीक है, कल अपन कुछ चीजें पढ़ लिए थे, आज अपन पढ़ेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के गुण, यानी कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की गुणवत्ता क्या है, गुण क्या है, किन कारणों से यह जो है तो प्रचलन में है और इसका जो है तो महत्व है। ठीक है, हो सकता है कुछ आलोचनाएं भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। ठीक है ना, एक पॉजिटिव होता है तो कुछ नेगेटिव भी चीजें उसमें होती हैं। तो अपन अभी पॉजिटिव पढ़ेंगे यानी गुण पढ़ेंगे, उसके आगे फिर इसकी आलोचना भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शक्ति पृथक्करण के बारे में आप सभी ने चीजों को क्लियर कर लिया है कि शक्ति पृथक्करण होता क्या है। क्योंकि जैसा पिछली कक्षा में मैंने बताया है कि शक्ति पृथक्करण सत्ता का बंटवारा है, सत्ता का विभाजन है, सत्ता का वर्गीकरण है। ठीक है ना, क्योंकि देश तीन व्यवस्थाओं से चलता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियां बटी हुई हैं, अलग अलग हैं। अगर एक ही संस्था के पास समस्त शक्तियां आ जाएंगी तो वहां पर भ्रष्टाचार और निरंकुशता का माहौल देखने को मिलेगा। इस कारण से जो है तो शक्ति पृथक्करण आवश्यक है और इसीलिए मॉन्टेस्क्यू को लगा कि इस सिद्धांत का महत्व सर्वाधिक है। ठीक है, तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के गुण के अंतर्गत कुछ चीजें हैं जिसको अपन देखते हैं। तो पहला गुण क्या बताया गया है यहाँ पर, शासन की निरंकुशता पर रोक। क्या बताया गया है, शासन की निरंकुशता पर रोक। ठीक है, शासन की निरंकुशता, इस शब्द से क्या मतलब है। शासन की निरंकुशता, सबसे पहले हम निरंकुशता को समझते हैं क्या होता है। तो निरंकुशता ऐसी अवस्था है या ऐसा तत्व है निरंकुशता कि जिसके आ जाने से चीजें बेकाबू हो जाती हैं। ठीक है ना, निरंकुश सरकार आपने सुना होगा कि जो तानाशाही व्यवस्था होती है वह निरंकुश प्रशासन में भी तानाशाही व्यवस्था देखी जाती है। उसमें सरकारें जैसा चाहती हैं वैसा काम करती हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं होता और जो है तो देश से कोई लेना देना नहीं होता। व्यक्ति अपने हिसाब से देश का संचालन करता है और शक्तियों का इस्तेमाल अपने हिसाब से करता है। उसमें जो है तो यह निरंकुशता का जो है तो मुख्य गुण होता है। ठीक है, तो इस व्यवस्था के आ जाने से, शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था के आ जाने से निरंकुशता पर रोक लगती है। ठीक है ना, निरंकुश सरकारें नहीं हो पाती और निरंकुशता पर जो है तो रोक लगती है। ठीक है, दूसरा है कार्य विशेषीकरण का उपयोग। पहला हो गया, दूसरा है कार्य विशेषीकरण, कार्य विशेषीकरण का उपयोग। कार्य विशेषीकरण का उपयोग। ठीक है, ये तो सुधार देता हूं। कार्य विशेषीकरण का उपयोग। अब कार्य विशेषीकरण से क्या तात्पर्य का अर्थ निकालते हैं, तो कार्य विशेषीकरण से सीधा अर्थ होता है कि एक डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन, यानी एक विभागवार काम अगर कराया जाएगा, किया जाएगा तो चीजें बेहतर हो पाएंगी। ठीक है ना, जैसा आप देखिए कि एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, सरकार के पास पूरा काम का देखरेख सरकार करती है। ठीक है ना, देश की सत्ता में जो सरकार है वह काम देखती है, लेकिन सभी कार्यों को काम के अनुसार डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। ठीक है ना, तो कार्य विशेषीकरण उसी से रिलेटेड है, क्योंकि हर व्यक्ति को शक्ति दे दी गई है, उसके विभाग के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो विशेषीकरण शब्द इस्तेमाल किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि कार्य का जो है तो
एक विभागवार, डिपार्टमेंटवार एक विशेष जो है तो दृष्टिकोण को रखते हुए और कार्य किया जाएगा और इससे कार्य विशेषीकरण का इस्तेमाल हो पाएगा, उपयोग हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि शरीर में बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे अंग हैं, तो क्या एक डॉक्टर सभी अंग की दवाई कर पाता है? नहीं कर पाता। आंख का डॉक्टर अलग होता है, कान का डॉक्टर अलग होता है, मुंह का डॉक्टर अलग होता है और पेट का डॉक्टर अलग होता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर विशेषीकरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हर कार्य एक अपने आप में विशेष होता है और उसके लिए एक विशेष व्यवस्था चाहिए होती है, विशेष जो है तो व्यवस्था चाहिए होती है। इसी तारतम्य में यहाँ पे यह बात रखी गई है। ठीक है। तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक। अब यहाँ पर न्यायपालिका शब्द आ गया, न्यायपालिका आ गई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शक्ति पृथक्करण क्यों माना जाता है? तो इसके पीछे कई कारण, कई तर्क हैं। जैसे पहली बात आप समझ लीजिए कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई है और उसके पास विशेष शक्तियां हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर ही उसके पास विशेष शक्तियां दी गई हैं। ठीक है ना। अगर वह शक्ति अगर अन्य संस्थाओं के पास भी अगर हो, जो न्यायपालिका के पास शक्तियां होती हैं, तो उससे न्यायपालिका के कार्य में विरोध हो जाएगा या न्यायपालिका के कार्य में गुणवत्ता नहीं रह जाएगी, वो पारदर्शिता नहीं रह जाएगी, चीजें भ्रष्ट हो जाएंगे और वहां पर निरंकुशता आ जाएगी। ठीक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण आवश्यक है। आवश्यक बताया गया है, जरूरी बताया गया है, महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करे और उसको जो शक्तियां प्राप्त हैं उस शक्तियों से छेड़छाड़ कोई अन्य संस्था न कर पाए। इस हेतु जो है तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बना हुआ है। न्यायपालिका उसी आधार पर जो है तो स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का निष्पादन करती है। ठीक है। अब सिद्धांत के अन्य गुण, सिद्धांत के अन्य गुण भी हैं। अन्य गुण, अभी सिद्धांत के अन्य गुण क्या 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 हैं उसको भी देख लेते हैं, अन्य विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो कार्य विभाजन से शासन के कार्यों में कार्य कुशलता बढ़ती है। पहला है कार्य विभाजन से शासन की कार्य कुशलता बढ़ती है, यानी कि जब कार्य का बंटवारा हो जाएगा, शक्तियां अलग अलग हो जाएंगी तो कार्य बेहतर होगा, समय से होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा। ठीक है। दूसरा है इसी में शासन स्थायी रहता है, शासन स्थायी रहता है, सही बात है। तीसरा है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत न्याय की गारंटी का सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत न्याय की गारंटी का सिद्धांत है, ऐसा मॉन्टेस्क्यू द्वारा बताया गया, क्योंकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से जो है तो न्याय 100% होगा, इसमें किसी भी प्रकार का गोल मटोल चीजें नहीं रह जाएंगी। ठीक है। तो ये हो गई जो है तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के गुण। ठीक है ना। अब इसके आगे थोड़ा सा इसकी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसकी कुछ आलोचनाएं जरूर होती हैं, तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है ना। तो इसकी आलोचनाओं के अंतर्गत चीजें हैं कि दोष या आलोचनाएं हैं, कि दोष या आलोचनाएं, दोष या आलोचनाएं क्या क्या इसके दोष हैं, इसमें गड़बड़ी क्या है। ठीक है ना। इसमें कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इस सिद्धांत को निगेटिव ले जाता है, इस विषय में अपन देखेंगे। ठीक है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से दोषपूर्ण, पहला इसमें जो कारण बताया गया है ऐतिहासिक दृष्टि से। ठीक है ना। ऐतिहासिक दृष्टि से दोषपूर्ण, ऐतिहासिक दृष्टि से दोषपूर्ण। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका इतिहास क्या रहा है तो इसमें देख लिया जाता है, अपन देख लेते हैं कि मॉन्टेस्क्यू के कथनानुसार उसको इस सिद्धांत की व्याख्या करने में ब्रिटेन से प्रेरणा मिली थी। ठीक है ना। परंतु यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में ना उस समय शक्ति पृथक्करण था ना आज। बस यहाँ पे एक बात आपको बता दूं
कि जो मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत की उत्पत्ति की वह ब्रिटेन की व्यवस्था से लिया है, ठीक ना। ब्रिटेन की संसद से या ब्रिटेन की कार्य प्रणाली से जो तो प्रभावित होकर के मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत को बनाया या इस सिद्धांत की रचना की, ठीक ना। लेकिन यह भी बात सत्य है क्योंकि यह व्यवस्था आज भी जो है तो ब्रिटेन में नहीं है और न पहले थी, ठीक है ना। लेकिन उन चीजों को देख करके उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि यह व्यवस्था अगर आ जाती है तो देश के लिए अच्छा होगा, ठीक है ना, राष्ट्र के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐतिहासिक ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका, मंत्रिमंडल, विधायिका, संसद में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। व्यवस्थापिका के सदस्य ही मंत्री बनते हैं, ठीक है ना। मंत्रीगण व्यवस्थापिका की बैठकों में भाग लेते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं वह यह बताई गई हैं क्योंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का जो है तो सम्मिश्रण होता है, दोनों की शक्ति लगभग समान होती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत के अनुसार या शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार दोनों की शक्तियों का बंटवारा बताया गया। इस आधार पर जो है तो यहाँ पे इसकी आलोचना की जा सकती है, ठीक है। शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण व्यवहारिक नहीं। दूसरा है शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण व्यवहारिक नहीं। शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण व्यवहारिक नहीं, यह भी बात बताई गई है क्योंकि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण व्यवहारिक इसलिए नहीं है क्योंकि जब पूरी तरह से शक्ति बांट दी जाएगी तो जो महाशक्ति है, जो विशेष शक्ति है उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। जो प्रमुख शक्ति है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पूर्णतः जो तो इसको व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह उचित नहीं है, ऐसा बताया जाता है। गैटिल ने कहा है इस संबंध में, गैटिल ने क्या कहा है इसको अपन देख लेते हैं। तो गैटिल ने कहा कि शासन के विभिन्न कार्य करने वाले अंगों, शासन विभिन्न कार्य करने वाले अंगों से बनता है, शासन की व्यवस्था जो होती है, परंतु इसका सामान्य कार्य व उद्देश्य होता है जिसकी सफलता के लिए उनके बीच सामंजस्यपूर्ण और सहयोग अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। विभिन्न विभागों के बीच पृथकता की एक दृढ़ रेखा नहीं खींची जा सकती है, यानी कि विभिन्न विभाग मिलकर के और सामंजस्य स्थापित करके किसी कार्य को संपादित करते हैं या कर सकते हैं, लेकिन सख्त पृथक्करण की जो रेखा यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू ने खींची है वह उचित नहीं है क्योंकि इस तरह से अगर पृथक्करण कर दिया जाएगा तो चीजें सही नहीं मानी जाएंगी, ऐसा जो है तो गैटिल का मानना है, ठीक है। दूसरी जो है तो आलोचना, तीसरी आलोचना इसकी है शासन के तीनों अंग समान स्तर के नहीं है। सही बात है, शासन के तीनों अंग समान, क्या बताएगा, शासन के तीनों समान स्तर के नहीं, समान स्तर के नहीं है। यह बात सत्य है, यह बात सत्य है क्योंकि शासन के जो तीन अंग हैं, कौन कौन से तीन अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंग समान नहीं है, समान स्तर के नहीं है। उनका लेवल और उनकी जो है तो एक स्तर जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वह समान नहीं है, ठीक है ना। व्यवस्थापिका एक अलग लेवल की चीज है तो कार्यपालिका एक अलग लेवल की चीज है तो न्यायपालिका एक और अलग लेवल की चीज है। तो तीनों में जो है तो फर्क है, तीनों में जो है तो अंतर है और तीनों के अंतर के कारण जो है तो पृथक्करण करना सही नहीं है। इस आधार पर इसकी आलोचना, अब किसने आलोचना की, तो प्रोफेसर लॉस्की ने आलोचना की और कहा, क्या कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा विधायिका द्वारा घोषित की गई है, इच्छा में निहित है, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं वो विधायिका द्वारा यानी विधि द्वारा, कानून द्वारा रखी गई है, ठीक है ना। लॉस्की ने यह भी कहा है कि विधायिकाएं उस समय अपने कर्तव्य का पूरा पालन नहीं कर सकती हैं जब तक कि उन्हें कानून पालन करवाने में हस्तक्षेप करने का अधिकार न हो। यानी सीधे स्पष्ट बात है कि अगर संस्थाएं पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अगर काम करेंगी, उसके पास किसी भी प्रकार का अगर अंकुश नहीं रह जाएगा तो वहां पे समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऐसा प्रोफेसर लॉस्की मानते हैं। अब इस आधार पर जो है तो इस सिद्धांत की आलोचना उन्होंने की है, ठीक है। तो
यह भी आलोचना हो गई। फिर अगला है हाँ, प्रजातंत्र शासन में यह सिद्धांत आवश्यक नहीं है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रजातंत्र शासन में यह सिद्धांत आवश्यक नहीं है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में यह शासन जो है तो आवश्यक नहीं है। ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ पर जो है तो गैटिल ने ही कहा है कि प्रजातंत्र शासन में वैसे भी शक्ति पृथक्करण आवश्यक नहीं है, क्योंकि शासन जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में ही होता है। ठीक है ना? ऐसी स्थिति में नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का अपहरण की संभावना नहीं रहती है। यानी कि जब ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि जिसमें एक बड़ा अंतर देखने को मिल जाए, क्योंकि अब प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है तो प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो इस आधार पर जो है तो इसकी आलोचना की जा रही है कि चूंकि अगर जनता द्वारा जिस प्रतिनिधि को भेजा गया है और उसको ही समस्त शक्तियां नहीं मिलेगी, ठीक है ना, वो पावर में नहीं रहेगा तो चीजें सही नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो ये चीजें आप लोग देख लीजिए। और यह सिद्धांत राज्य की प्रभुसत्ता के विभाजन का घोतक है। अगला है 8वां है यह सिद्धांत राज्य की प्रभुसत्ता। यह सिद्धांत राज्य की प्रभुसत्ता के लिए घातक है। अब इसमें एक चीज है, इसमें एक चीज यह निकल के सामने आ रही है कि राज्य के पास संप्रभुता है या प्रभुसत्ता है, ठीक है ना, लेकिन अगर शक्तियों का इस तरह बंटवारा कर दिया जाएगा या शक्तियां इस तरह से जो है तो पृथक कर दी जाएंगी शक्तियां, तो राज्य की प्रभुसत्ता पर खतरा है। और राज्य जो शक्तिशाली राज्य है वो कहीं ना कहीं कमजोर राज्य बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि राज्य के पास संपूर्ण शक्तियां, क्योंकि राज्य सर्वोच्च है, राज्य सर्वोच्च है और राज्य की सर्वोच्चता के लिए यह जो तो यह पृथक्करण एक तरह से नुकसानदायक है, खतरा है। अतः इस आधार पर भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के गुण और उसकी आलोचनाएं। कल अपन पढ़ेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के का महत्व, यानी इसका महत्व क्या है। ठीक है, थैंक यू।